गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको पता है कि कल का जो हमारा टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हमने कंप्लीट किया है। आज बेसिक मैथ्स का हमारा लास्ट लेक्चर है जो सीक्वेंस और सीरीज पे होगा। तो उसके यूजेस एप्लीकेशंस कहाँ हैं फिजिक्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसका ब्रीफ ही इंट्रोडक्शन देंगे। आसान है, आपने 9th 10th में वो पढ़ा होगा, 10th में आपने वो पढ़ा होगा। तो उसका चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हमारे पास कौन कौन सी सीरीज होती है? बहुत सारी सीरीज होती है, लेकिन जो सिलेबस में उमूमन रखते हैं वो होती है एपी और जीपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, लेकिन एपी और जीपी। पहले हम एपी को डिस्कस करेंगे, फिर जीपी को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको सिंपली हम एपी बोलते हैं, ज्यादातर यूज नीट जेडब्ल्यू में ज्यादातर यूज होती है। नीट में कम यूज होती है, बहुत कम टॉपिक इसमें यूज होती है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। सीक्वेंस एंड सीरीज है चैप्टर का नाम। बहुत सारी सीरीज हमारे पास होती हैं, तो मोस्टली दो जो कि सिलेबस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। ये हमारे पास सीरीज है। इसको हम बोलते हैं टर्म 1 T1, टर्म 2 T2, टर्म 3 T3, टर्म 4 T4, टर्म 5 T5, सो ऑन। ये है टर्म्स। अगर हम देखेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाट डज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन, इसका मतलब क्या है, एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। मतलब है, अगर हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, difference between two consecutive terms is constant and remains same. वो सीरीज जिसमें हम डिफरेंस लेंगे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, अगर वो कांस्टेंट होगा और सेम रहेगा, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां हम लेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 कंसेक्यूटिव। क्या आएगा बेटा? T3 माइनस T2, A प्लस 2D माइनस A प्लस D। तो क्या आएगा? A प्लस 2D माइनस A माइनस D, A कैंसल, 2D माइनस D इज D। T4 A प्लस 3D माइनस T3, A प्लस 2D। तो ये क्या आएगा बेटा? A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, A कैंसल, 3D माइनस 2D इज D। देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड रिमेन्स सेम। ये जो D है, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। इस D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब आप बोलिए मुझे, व्हाट इज एपी? एपी क्या होता है? जहां हम डिफरेंस लेंगे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, अगर वो कांस्टेंट रहा, different in series anywhere you can take the difference between two consecutive terms, if that is constant and remains same, that is the arithmetic progression। अब है बेटा, ये सीरीज ली मैंने, अगर मैं इसमें n टर्म लूंगा,
nth टर्म अगर मैं लूंगा tn किसके बराबर होगी? अगर मैं इसमें tn लूंगा nth टर्म मतलब जनरल टर्म निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगी? देखो बेटा यहां पर देखो आप, अगर मैं यहां t6 लूंगा, t6 होगा a प्लस 5d होगा बेटा। t5 कितना है? a प्लस 4d। t6 होगा a प्लस 5d। t7 क्या होगा? a प्लस 6d। t100 क्या होगा? a प्लस 99d। तो आपको लग रहा है tn होगा क्या बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा nth टर्म। क्या ये होगा nth टर्म? देखो बेटा आप इसमें से कोई भी निकालो, हम t5 निकालेंगे। t n के बदले 5, a प्लस n के बदले 5 माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा बेटा? a प्लस 5 माइनस 1 4d। देखो बेटा फिफ्थ टर्म है हमारे पास a प्लस 4d। तो इसका मतलब है जो nth टर्म होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है फर्स्ट टर्म, a इज व्हाट बेटा? ये a फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म है? माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे nth टर्म क्या होगी बेटा? nth टर्म होगी a इंटू n माइनस 1, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगी nth टर्म। अगर हम लेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। Sn जितने भी टर्म्स का हमें सम करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 100 टर्म्स का सम करना है, n होगा 100, t1 फर्स्ट टर्म, tn होगा 100 टर्म, सॉरी nth टर्म। तो किसके बराबर आएगा हमें? n/2, ये इसके बराबर भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर भी है। इसको प्रूफ है, आराम से इसको प्रूफ है, लेकिन आपको वो जरूरत नहीं। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर हमें n टर्म्स का सम करना होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, r इसके बराबर भी है, ओ आर लिखो इसको, r इसके बराबर ही है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपको पता है nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, nth टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। या इससे निकालो आप या इससे निकालो आप। ये है जनरल टर्म nth टर्म और ये है समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स जिसे आप कहते हैं, उसकी फार्मूला ये है। आई होप कि आपने इसके मतलब पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो इस पे आसान क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको निकालने अच्छे से आएंगे। ये है nth टर्म, ये nth टर्म आपने देखी, 6 के पास 5 है, इसका मतलब ये n-1 है, 7 के पास 6 है, n-1 है, 100 के पास 99 है, इसका मतलब है n-1 है। तो nth टर्म क्या निकला हमें? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये है समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया मैंने, बस दो फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, nth टर्म क्या है और सम ऑफ n टर्म्स क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब हम डिफरेंस लेते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसी सीरीज को हम बोलते हैं ये अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। इसका मैंने ब्रीफ ही इंट्रोडक्शन लाया है क्योंकि ये आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नीट में कभी कभार इस पर क्वेश्चन आता है, कभी कभार इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसका मतलब इंट्रोडक्शन आपको दिया है, जेडब्ल्यू वालों के लिए भी इंट्रोडक्शन काफी है, तो वो ऑलरेडी मैथ में इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां। तो दूसरा है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे आप जीपी बोलते हो, जीपी बोलते हो शॉर्टकट में। अगर हमारे पास सीरीज होगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ पावर 4 डैश, तो ये जीपी है। क्या ये जीपी है? हाँ। अगर हम रेशो लेंगे, रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव
terms is constant। पहले में क्या था, डिफरेंस, डिफरेंस आपका एपी में होता है डिफरेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है रेशो। रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड रिमेन्स सेम, एंड रिमेन्स सेम। देखो बेटा, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। अगर हम लेंगे T2 बाई T1, ये किसके बराबर होगा, सॉरी हाँ, T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3। क्या आएगा बेटा, T2 क्या है, AR डिवाइड बाई T1 ए है, T3 क्या है, AR स्क्वायर, T2 क्या है, AR, T4 क्या है, AR क्यूब, T3 क्या है, AR स्क्वायर। देखो बेटा, A कैंसिल, R आएगा, यहां भी R आएगा और यहां भी R आएगा। इसको बोलते हैं कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। देखा आपने, रेशियो मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स का लिया, 1 2 3, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स का मैंने रेशियो लिया, तो हर एक के पास क्या आया, कॉमन रेशियो आया, आर आर आर। रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो रेशियो जो है वो कांस्टेंट है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज बिल्कुल ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो अगर हम इसमें देखेंगे nth टर्म, अगर इसमें देखेंगे बेटा nth टर्म, जनरल टर्म Tn किसके बराबर होगा बेटा, आप यहां जाओ, a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1। देखो बेटा, आप इसमें a इंटू nth टर्म होगी इसकी a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1। देखो बेटा, T5 हम निकालेंगे, n के बदले 5, a आर रेज पावर 5 माइनस 1 क्या आएगा, a रेज पावर 4। देखो फिर तक टर्म a रेज पावर 4 है कि नहीं। अगर हमें T100 निकालना होगा, a आर रेज पावर 100 माइनस 1, a रेज आर रेज पावर 99, ये आएगा, ये आएगा 100th टर्म। तो हमने nth टर्म निकाली, nth टर्म किसके बराबर है बेटा, a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1। व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज r, कॉमन रेशियो, n माइनस 1, n इज द टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है। अगर इसमें समेशन निकालना होगा, Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो किसके बराबर होगा, वो होता है a इंटू आर रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। r शुड नॉट बी इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर r शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1। अगर 1 के बराबर आएगा, 1 माइनस 1 आएगा 0, तो ये अनडिफाइंड रहेगा। तो क्या है, अगर 1 के बराबर होगा तो इसमें भी आगे जा सकते हैं हम। यहां तक मतलब जो इंट्रोडक्शन है यहां तक वो ठीक है। समेशन ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो रेज पावर nth टर्म जो होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जिनको आपको सम करना होगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। r आपको पता है, इट्स कॉमन रेशियो। ये हैं इसके दो फार्मूलाज, किसके, जीपी के। एपी के आपने देखे, एपी में डिफरेंस लेते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, जीपी में रेशियो लेते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। वहां डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होती है, या रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है। यही सीरीज एपी और जीपी होती है। जहां डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होगी वही एपी है, जहां रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होगा वही जीपी है। जहां डिफरेंस कांस्टेंट होगी एपी, जहां रेशियो कांस्टेंट होगा जीपी। तो आपने देखा उसकी भी मतलब जनरल फार्मूला, nth फार्मूला, इसकी भी nth फार्मूला, उसकी भी समेशन और इसकी भी समेशन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, cells in series and parallel, इसमें एपीजीपी यूज होता है। इन टॉपिक्स में नीट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं एपीजीपी। आगे जब हम इंशाल्लाह यहां पहुंचेंगे तो मैं आपको एपीजीपी के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, अच्छे से तीनों पे दिखाऊंगा, 2 2 3 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ताकि आपको इस पे होल्ड हो जाए।
आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको पता लगे कि व्हाट इज एपी, व्हाट इज जीपी, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी, व्हाट इज द समेशन ऑफ फर्स्ट हैंड टर्म्स इन एपी एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट हैंड टर्म्स इन जीपी। वो आपको मैंने क्लियर करके दिया। इतना आपको पता होगा कि एपी क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। हमारे पास बहुत सारी सीरीज होती है और सिलेबस में दो ही होती है, एपी और जीपी। एपी होती है उसमें डिफरेंस लेते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर वो कांस्टेंट होगा तो एपी है। जीपी होती है उसमें रेशो लेते हैं आप टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर वो कांस्टेंट होगा तो जीपी है। पहले में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दूसरे में बोलते हैं कॉमन रेशो। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, आर को बोलते हैं कॉमन रेशो। इसकी nth टर्म और समेशन, उसकी भी nth टर्म और समेशन आपने निकाली है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये थे बेसिक मैथ्स के 15 चैप्टर जो आपने अच्छे से पढ़े हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किसी भी टॉपिक में इन 15 चैप्टर्स 15 चैप्टर्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक में मतलब कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, कोई भी शुबा है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। तो मैं उसका फिर नए सिरे से मतलब रिपीट करूंगा, मैं उसको इसका मैं रिवाइज लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कोई शक है कि कोई कंफ्यूजन है, अगर क्लियर है तो वो भी लिखो कमेंट बॉक्स में कि ऑल क्लियर। तो हम आज आगे चलेंगे। आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स उसको उठाएंगे। पहला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स उसको आज हम उठाएंगे। उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत डीपली इंट्रोडक्शन होगा, अच्छे से इंट्रोडक्शन होगा। देखो बेटा, बेसिक मैथ्स हमने क्लियर किया है। अब हम पढ़ेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर टाइप्स उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम यूनिट्स, और यूनिट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट जेडब्ल्यू में, उनको भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। फिर हम उठाएंगे बेटा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के साथ हम उठाएंगे, इसके साथ ही हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज। ये दो टॉपिक जरूरी पढ़ने हैं क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। एरर एनालिसिस के साथ जब हम ये क्लियर करेंगे तो फिर हम एरर एनालिसिस के बाद मतलब वर्नियर कैलिपर और ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट करने के बाद हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस की, ये है तरतीब सिलेबस की, ऐसे हम पढ़ेंगे। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूनिट्स में पूछे गए नीट जेडब्ल्यू में, हर एक क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एरर एनालिसिस पढ़ेंगे, उस पर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज उसी में कंप्लीट करेंगे, उनका भी सब कुछ पढ़ेंगे, जीरो एरर उसका वगैरह, लीस्ट काउंट सब कुछ। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे और डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। और ये है एंड पहले चैप्टर का। तो इसमें तकरीबन नीट जेडब्ल्यू को 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यूनिट्स में 1, एरर एनालिसिस में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, डायमेंशन एनालिसिस में 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह किस पे, मैकेनिक्स पे। मतलब पहले हम वहाँ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फिर हम पढ़ेंगे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब डायनामिक्स पे जाएंगे। तो फिर ऐसे ही वैसे ही हम तरतीब से चलेंगे जैसे सिलेबस दिया है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो आज हम यूनिट्स का इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कैसे इनका वजूद आया है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम देंगे। ये इंपॉर्टेंट है एज पर क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम होता है। तो देखो बेटा, पहली टर्म हम लेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है या फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती है दोज क्वांटिटीज that can be described by
law of physics, by laws of physics, and can be measured. Are called physical quantities. क्या होते हैं physical quantity? दो पॉइंट आपको याद रखना. That can be described. Described होता है बयान, बयान करना. जिसको कौन बयान करेगा? लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसको लॉज ऑफ फिजिक्स सर्टिफिकेट देते हैं. एंड कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स जिसको पास करते हैं, बयान करते हैं. एंड कैन बी मेजर्ड, मतलब शॉर्टकट में वो क्वांटिटी जो लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करती है, लॉज ऑफ फिजिक्स में जो मतलब पास होती है, जिनको लॉज ऑफ फिजिक्स पास करती है. एंड कैन बी मेजर्ड, और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं. पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल आर बेसिक क्वांटिटीज, आर बेसिक क्वांटिटीज. इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे. फिर है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 types. We can categorize the physical quantities into how many types? 3 types. और तीसरा है supplementary quantities, supplementary quantities, supplementary quantities. पहला, दूसरा और तीसरा. देखो बेटा, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज फिजिक्स में 7 है. कौन कौन सी है बेटा? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, thermodynamic temperature, luminous intensity, amount of substance. देखो बेटा, अगर हम फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज देखेंगे, आर दोज क्वांटिटीज which are independent of each other. Independent on other physical quantities, which are independent on each other, or other physical quantities which are independent on each other, और ये भी हम लिख सकते हैं, are those quantities which are independent on other physical quantities. ये फिजिकल क्वांटिटीज पे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है. तो 7 है. अगर आप देखोगे 1970 जो CGPM है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जिनका ऑफिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस, सिवरस पेरिस फ्रांस में उनका ऑफिस है. 1970 में 6 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी, ये सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी 6 ही थी. 1971 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी इंक्लूड किया गया. 1971 में CGPM का मतलब होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इनका ऑफिस पेरिस फ्रांस में है. तो पहले 1970 में कितनी थी बेटा? 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी. 71 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड किया गया है. अगर हम इनके यूनिट्स देखेंगे, मास का है किलोग्राम, मास का है किलोग्राम, केजी, इनके सिंबल में यही लिखूंगा. लेंथ का है मीटर, एम. टाइम का है सेकंड, सेकंड एस. इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, एम्पियर ए. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है केल्विन,
ये आपको पता होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, CD इसका सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, MOL इसका सिंबल है। देखो बेटा ये है इसके यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। यहाँ बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स। देखो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ मैंने सभी स्मॉल लिखे हैं, लेकिन एम्पियर और केल्विन को मैंने पॉजिटिव लिखा है। एम्पियर और केल्विन को मैंने पॉजिटिव लिखा, ए और के को। क्यों? All the units which are represented by the name of the scientist are written in capital letters. वो यूनिट जो किसके नाम पे हो गए? साइंटिस्ट के नाम पे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। जैसे बेटा फोर्स ऑन ए बॉडी इज 10 न्यूटन, हम लिखते हैं ऐसे न्यूटन। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज 10 जूल, जूल ऐसे लिखते हैं, बिकॉज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। All the units which are represented by the name of the scientist are written in what letters? Capital letters. जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से हम उनको डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पूरी फिजिक्स 90%, 95% ऑफ द फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं वो इन तीनों से बनी है। 90%, 95% फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं, इन सातों के अलावा बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो इनसे बनी है, इन तीनों से बनी है। और बाकी जो 5%, 6% रही है वो इनसे बनी है, बाकी से बनी है। ज्यादातर किस कौन कौन सी है? लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मैथ है हमारे पास 0 to 9, इंग्लिश है हमारे पास A to Z, उर्दू हुरूफ तहजी है अलिफ टू या। ये तीन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो है पूरा मैथ इसी से बना है, पूरा इंग्लिश इसी से बना है, पूरा उर्दू इसी से बना है बेटा, इसी से बना है। ये है फंडामेंटल, ये है डिराइव्ड। वैसे ही फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी जो भी क्वांटिटीज है फिजिक्स में वो इन्हीं सातों से बनी है। और इन सातों में भी किसके ज्यादा बने हैं? मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की। उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो बेटा यहां आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities, fundamental quantities। यहां मैं एग्जांपल 2-3 दूंगा। फॉर एग्जांपल फोर्स, प्रेशर, ये एग्जांपल्स मैं आपको एटसेट्रा, ये 2 एग्जांपल। देखो बेटा फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास एक्सेलरेशन के बदले वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या आएगा? मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और ये टाइम। फोर्स किसका बना है? मास, लेंथ और टाइम। फोर्स इज a derived quantity that is derived from fundamental quantities, mass, length and time। प्रेशर देखो बेटा, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। देखा आपने। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये भी मास, लेंथ और टाइम से बना है। प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन? मास, लेंथ और टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो डिराइव होती है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन फिजिक्स? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। रेस्ट जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। वो इन्हीं सातों से बनी है। इन सातों में भी ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम की बनी है। तो बेटा आप देखो फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन। अगर हम न्यूटन को देखेंगे, देखो बेटा यहां हम न्यूटन को देखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन। देखो बेटा केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड क्या है?
फंडामेंटल यूनिट है, न्यूटन क्या है, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। दो डेफिनेशन है डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर, ओ आर आर। Derived units are those units which are derived from fundamental units. Which are derived from fundamental units. Derived units are those units which are used to measure the derived quantities. Derived units are those units which are derived from fundamental units. आपने देखा derived quantity derived from fundamental quantity. Derived unit derived from fundamental unit. Derived quantities are those quantities which are derived from fundamental quantities. Derived units are those units which are derived from fundamental units. क्लियर। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 3, मोस्टली 3, लेंथ मास टाइम है 7, मोस्टली 3। चलो हम 7 लेंगे। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7। और इन 7 के बगैर फिजिक्स में देयर आर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज। वो सब क्या है बेटा, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। किससे डिराइव होती है, इन्हीं 7 से। इन 7 में ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम के बने हैं। मास, लेंथ और टाइम के बने हैं। बाकी के भी बने हैं, 5-6% इनके भी बने हैं, लेकिन ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम के बने हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स। रेस्ट होल फिजिक्स इज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कहां से हम उठाते हैं, जो इन 7 से बने हैं। इन 7 में भी इन तीनों के ज्यादातर इनके बने हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो डिराइव होते हैं किनसे, जो किनके बने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के। डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, डिराइव्ड यूनिट्स बने होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के। अब है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो बेटा, हमने बात की हर एक क्वांटिटी के यहां पर, लेकिन हमने बात एंगल की है। अगर हमें फिजिक्स में एंगल मेजर करना होगा, क्या हम इन 7 से एंगल कोई मेजर कर सकते हैं? क्या मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से हम कोई एंगल मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग आई हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज that are used to measure supplementary quantities are those quantities that are used to measure geometrical constructions. For example, angles, 2-dimension, 3-dimension angles, etc. Supplementary quantities are those quantities that are used to measure geometrical constructions, for example angles. फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ आई, बेसिक क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आपको समझ आई, फंडामेंटल यूनिटीज भी समझ आई, डिराइव्ड यूनिटीज भी आपको समझ आई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी जो भी फिजिक्स में है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज किससे बनी होती है, इन्हीं 7 क्वांटिटीज से। पूरी फिजिक्स इन्हीं 7 क्वांटिटीज से बनी है। पूरी फिजिक्स में जो यूनिट्स हैं वो इन 7 यूनिट्स के बने हैं, अब है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्योंकि ना फंडामेंटल क्वांटिटी से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, ना डिराइव्ड क्वांटिटी से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। एंगल हम मेजर करेंगे, उसके लिए अलग क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनसे हम एंगल मेजर करते हैं। इन फिजिक्स देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक मैंने आपको पढ़ाई है जब हमने ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन एंगल होता है 2-डायमेंशनल एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल होता है 3-डायमेंशनल एंगल। प्लेन एंगल कितना होता है बेटा, 2-डायमेंशन एंगल। सॉलिड एंगल कितना होता है, 3-डायमेंशन एंगल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। इट्स यूनिट इज रेडियन, मैंने पढ़ाया है पूरा, रेडियन, सिंबल है RAD। सॉलिड एंगल 3-डायमेंशन एंगल, इट इज यूनिट इज सिटी रेडियन, यूनिट इज सिटी रेडियन एंड सिंबल इज SR। अगर हमें फिजिक्स में एंगल मेजर करना होगा, चाहे 2-डायमेंशन एंगल हो या 3-डायमेंशन एंगल हो, वी आर यूजिंग विच क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के कितने टाइप है बेटा, 2 टाइप है। अगर 2-डायमेंशन एंगल होगा प्लेन एंगल, रेडियन। अगर 3-डायमेंशन एंगल होगा सॉलिड एंगल, सिटी रेडियन में मेजर करते हैं।
रेडियन मैंने आपको पूरा क्लियर किया है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो मतलब प्रीवियस लेक्चर में जाए, ट्रिग्नोमेट्री में थंबनेल में दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर पे जाइए, वहां पर रेडियन पढ़ोगे, वहां पर रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री भी पढ़ोगे अच्छे से, अच्छे तरीके से। आज मैं आपको ये सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा एंड सिटी रेडियन पढ़ाऊंगा। चलो हम इसी पे फोकस करेंगे, सॉलिड एंगल में सिटी रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री? क्या होता है बेटा, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री होता है बेटा, 360 डिग्री। 1 रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। 2 से इसको कट करो, ये आएगा 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। ये आता है नियर अबाउट 57.7 डिग्री। एक रेडियन होता है 57.7 डिग्री, नियर अबाउट दिस। ये मैंने पूरा पढ़ाया है। आज हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो आपको याद रखने हैं, मतलब जो कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। बाकी या बचपन से सुनते आए हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है वगैरह, इंपॉर्टेंट थी ये सप्लीमेंट्री। देखो बेटा, प्लेन एंगल आपने पढ़ा है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन सॉलिड एंगल। पहले हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है बेटा? देखो बेटा, मेरे पास एक बॉल है, एक बॉल है मेरे पास, टेनिस बॉल होगा, मैं टेनिस बॉल आपने देखी होगी, टेनिस बॉल है। अगर मैं उसके सरफेस पे बहुत सारे पॉइंटर्स लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 10 पॉइंटर्स लूंगा, और 10 पॉइंटर्स को मेजर करूंगा सेंटर से। किसके सेंटर से? बॉल के सेंटर से। अगर हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल दूर था, हर एक पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट था, इक्वल दूर था, देन इट इज अ स्फीयर। If we take many pointers on its surface and all the pointers are equidistant from its center, all the pointers are equidistant from its center, then the figure is called a sphere. वो sphere होता है। तो क्या लिखूंगा मैं ये? पहले sphere क्या होता है? It is a geometrical figure, geometrical figure three-dimensional, where all the pointers on its surface are equidistant from its center. देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल फिगर है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जहां हर एक पॉइंट, अगर हम बहुत सारे पॉइंट इसलिए ऑन इट सरफेस, वो क्या हो गए? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट होते हैं बराबर, बराबर हो गए फ्रॉम इट सेंटर, बराबर दूरी पे होगी फ्रॉम इट सेंटर। टेनिस बॉल है, उस पर मैंने 5 पॉइंट लिए, फिर उनको मैं मेजर करूंगा सेंटर से। अगर वो 5 पॉइंट सेंटर से इक्वल दूरी पर थे, 5 पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस सेम थी, देन वी कॉल इट एज अ स्फीयर। तो हम उसको बोलते हैं बेटा स्फीयर। अब हम यहां पर एक स्फीयर लेंगे, सिटी रेडियन में आपको उसी पे एक्सप्लेन करूंगा। अब हम यहां पर एक स्फीयर लेंगे, ये है बेटा स्फीयर। अब देखो बेटा, ये इसका सेंटर है ओ। अगर मैं ये ऐसे लूंगा ओ, ये ऐसे लूंगा, ये पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम इट सेंटर, ये भी। लेट अगर ये आर है तो ये भी क्या है बेटा? आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आर है, ये भी आर होगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर, जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, वो क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट सेंटर। अब देखो बेटा, जहां पे ये कट होगा, ये आप बाल ले लो, बाल ले लो, उसको ऐसे ब्लेड से काटो सेंटर तक, ऐसे काटो सेंटर तक, वहां बेटा ऐसे निकलेगा, ऐसे, ऐसे एक छतरी जैसी निकलेगी,
ऐसे ये निकलेगा बाहर। अगर इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा, तो जो एंगल यहां पे सबटेंड होगा, जो एंगल यहां पे बना होगा, वो होगा 160 रेडियन, वो होगा 160 रेडियन, वो होगा 160 रेडियन। वो क्या होगा बेटा? 160। फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अगर इसका एरिया होगा, इसका रेडियस कितना लिया मैंने? 3 का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस पार्ट का एरिया कितना था बेटा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन द एंगल दैट इज सबटेंड एट द सेंटर वो 160 रेडियन होता है। जैसे आपने पढ़ा है प्लेन एंगल में, ये सर्कल है, ये क्या है इसका? रेडियस। अगर मैं यहां पे इतना लूंगा कंपास, यहां सेंटर लूंगा, कट करूंगा, ये भी है रेडियस, तो ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ कितनी है? रेडियस। तो ये जो एंगल यहां बनता है ये कितना होता है? 1 रेडियन। वैसे ही 2 पॉइंट इसलिए मैंने, फिर उसको काट किया। अगर इसका एरिया निकला, इस पार्ट का एरिया निकला किसके बराबर? स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन द एंगल दैट इज सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 160 रेडियन। अगर मैं इसी का इंग्लिश लिखूंगा, क्या है बेटा 160 रेडियन? 160 रेडियन, सिटी रेडियन is an angle subtended, कहां पर बनता है बेटा? at the center of sphere, at the center of sphere 160 radian is an angle subtended at the center of sphere by its surface, by its surface whose area is, ये surface whose area is equal to square of the radius, whose area is, by the surface, ये जिसका एरिया क्या होगा बेटा? square of the radius of the sphere, whose area is equal to the square of the radius of the sphere। ये है 160 रेडियन। ये है इसका इंग्लिश, कश्मीरी में बेटा ये, अपनी लैंग्वेज में ये, जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बोला वो ये। क्या? ये बाल है, स्फीयर है, आर, ये भी कितना होगा बेटा? आर। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये सरफेस, अगर इसका एरिया कितना होगा? इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो यहां जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 160 रेडियन। क्या लिखूंगा मैं? डी ओमेगा एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर एरिया कट आउट, ये कट है, CUT, कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं? d omega is equal to, what is the area cut out from the surface of sphere? dA divided by r square। dA किसके बराबर है बेटा? r square के बराबर, r square by r square कट, ये हो गया 160 रेडियन, ये हो गया 160 रेडियन, ये हो गया 160 रेडियन। इतना आपको समझ आया? d ओमेगा किसके बराबर होता है? dA by r square 60 रेडियन। जैसे आपने यहां देखा है, रेडियन d थीटा किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, s बाय r। वैसे ही यहाँ d ओमेगा किसके बराबर होता है? सरफेस का जो एरिया होगा डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब एक पॉइंट है यहाँ, हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? सर्कल में 2 पाई रेडियन बनते हैं। मैंने आपको मैथमेटिकली भी दिखाया है और प्रैक्टिकली भी दिखाया है। हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन। हाउ मेनी सिटी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? How many city radians are formed in a complete sphere? चलो देखेंगे। d omega is equal to, what is the surface area of sphere? 4 pi r square divided by r square। What is the surface area of sphere? Geometrical shapes में दिखाया मैंने, 4 pi r square divided by r square। r square का
कितने सिटी रेडियन बनते हैं? हाउ मेनी सिटी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? 4 पाई सिटी रेडियन. हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ सर्कल? हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन. हाउ मेनी सिटी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? 4 पाई सिटी रेडियन. मैंने आपको दिखाया बेटा 4 पाई सिटी रेडियन. यहां पर आप देखोगे कैसे बेटा, ये देखो डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क. व्हाट इज द लेंथ ऑफ होल सर्कल? 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस होता है बाय आर. आर कैंसिल कितना निकला? 2 पाई रेडियन. क्योंकि आपको पता है प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन. हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन. हाउ मेनी सिटी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? 4 पाई सिटी रेडियन. आपको पता है ये जो है ये प्लेन एंगल है. प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में. ये जो है ये सिटी रेडियन है. ये सॉलिड एंगल है. सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं? सिटी रेडियन में. प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में. सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं सिटी रेडियन में. ये 2 डायमेंशन होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन होता है. तो हमने स्फीयर में देखा कैसे सिटी रेडियन बनता है, एक सिटी रेडियन कब बनता है, और पूरे स्फीयर में अगर देखेंगे कितने सिटी रेडियन बनते हैं बेटा? 4 पाई सिटी रेडियन बनते हैं. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम बेटा कल जाएंगे इससे मतलब आगे हम चलेंगे तो हम यूनिट्स उठाएंगे. यूनिट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. यूनिट होता क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई है, तो फिर उस पर PYQs लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोगे जो नीट JEE में पूछे गए हैं. तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.